गाइज, मैं इसकी श्रीवास्तव फिर से आप सभी को सीक्यू में स्वागत है। आप लोग इससे पहले जो है 4.1 का एनसीईआरटी का टू लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम का जो हम कॉन्सेप्ट लिए थे और बहुत फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ लिए थे, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता होगा जो सर ने 4.1 में बता दिया, अब तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं बताया। मैंने आपको बताया था ना, जो टोटल प्रॉब्लम मैं आपको को मैं बताऊंगा। मतलब टोटल का मतलब ये नहीं होता जो A to Z टोटल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मैं थ्योरिकल तो बता ही चुका हूँ, जो भी प्रॉब्लम आपको खुद बनाना है। केवल मैं इक्वेशन बनाने का, गणित में व्यंजक में कैसे परिवर्तन करेंगे वो आप लोगों को सिखाना। मेरा उद्देश्य है केवल आपको गणित सिखाना, ना कि गणित में आप लोगों को नकल करने सिखाना। गणित मेरा केवल उद्देश्य आपको गणित सिखा देना, खुद से आप प्रॉब्लम बनाए, ना कि बैसाखी के सहारे, ना कि टीचर के सहारे। आप खुद चलना गणित में सीखे। चलिए आज हम 4.2 देखते हैं। यह प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इससे पहले आपको 2 नंबर दिया गया है एनसीईआरटी में, और 2 नंबर एनसीईआरटी में दिया गया, बोला जाता है गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करें, जिनमें हम जो है इससे पहले जो हम लोग लिए थे उसमें एग्जाम्पल गुणनखंड विधि में, द्विघात समीकरण हल करने गुणनखंड विधि में एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल लिया था और एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम बताए थे। आप वहां से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और गुणनखंड विधि से वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं केवल ये जो प्रॉब्लम बताऊंगा केवल आप लोग को बीजीय रूप में मैं बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को। और खुद आप या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर ले, या द्विघात समीकरण विधि से, या पूर्ण वर्ग विधि से। जो विधि आपको सुविधा लगता है, आप जिस विधि से आपको बन पाता, आप उस तरीका से आप उस संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को केवल गणित के बीजीय व्यंजक के रूप में बदलने के लिए आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। मैंने बताया था आप लोगों को 2 स्टेप में होगा प्रॉब्लम होता है, तो पहले एक स्टेप को पढ़ना है, फिर दूसरे स्टेप को रखने छोड़ देना है। पूरे पढ़ एक बार पूरे पढ़ लेना है, पहले एक स्टेप तक हम लोगों को जानकारी रखना है। क्या दिया? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, कहने का तात्पर्य 2 संख्या का बोध हो रहा है जिनका योग 27 हो। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। क्या समझते हैं? तो हमारे पास ये 2 मार्कर है। मान चलिए 2 मार्कर का मूल्य क्या है? 27 रुपया है। क्या है? 2 मार्कर का मूल्य 27 रुपया है। अगर उनमें से मुझे एक का अगर मुझे मालूम चल जाए, मान चलिए एक का मूल्य मालूम चल जाए 27 रुपया, मार्कर ए और मार्कर बी, इसका मूल्य, चलिए मैं यहाँ लेता, मार्कर ए और प्लस मार्कर बी, इसका मूल्य कितना हो जाता है? 27 रुपया हो जाता है। मार्कर ए है, ये देखिए पुराना मार्कर है और ये नया मार्कर है। तो मान चलिए मार्कर ए हो गया, ये मार्कर बी हो गया। ये अब मार्कर ए मार्कर बी का मूल्य 27 रुपया। अगर एक का मूल्य अगर एक्स पता है तो दूसरे का मूल्य क्या हो जाएगा? आप लोगों को जानकारी हो जाना चाहिए, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मुझे अगर इस प्रकार का संख्या का प्रॉब्लम से संबंधित दे तो एक को x मान लेना है, दूसरा अगर योग के रूप में रहेगा तो दूसरे को क्या करेंगे? उस संख्या में सूचना को घटा लेंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर। माना कि पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था एक संख्या x है तो दूसरी कितना? 2 का योग दिया है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, इतना है। तो प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x गुनी 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितने बराबर होता है? 182 के बराबर। देखिए बीजीय रूप में आप क्या कर लिए? इसको हम प्रकट कर लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं, x से गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर
अब बराबर 182। अब इसको हम लिख सकते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, मानक रूप में आएगा द्विघात समीकरण के। अब इसको हम व्यक्त करते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हुआ समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। आप इसे गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं यहाँ से, या द्विघात समीकरण सूत्र से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं इसको व्यक्त कर लिया इन बीजीय व्यंजक रूप में। जरा सोचिए यहाँ माइनस के रूप में है और यहाँ प्लस के रूप में है। क्यों यहाँ प्लस के रूप में आ गया, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट बता देना चाहेंगे। एक छोटा सा थॉट लेकर के देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, नहीं कुछ तो कॉमन एक आप निकाल सकते हैं। मान चलिए क्या दिया है 70, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये प्लस में जो संख्या है वो क्या बन जाएगा माइनस में एक्स हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0 में हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि अगर माइनस से गुना करते हैं तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस, फिर देखिए माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है माइनस, 100 गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। इसीलिए अगर इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 0 बटा माइनस 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सजा करके, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा ये मानक टर्म में आ गया, इस रूप में आ गया ना। इसलिए डायरेक्ट यदि कोई प्लस वाली संख्या व्यक्त करना है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और बराबर के उस साइड अगर बराबर के उस साइड अगर 0 रहे तब ऐसा करेंगे, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख लिए होंगे, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ से आप चाहे तो गुणनखंड विधि, चाहे सूत्र समीकरण विधि, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि, यहाँ से आप आगे बना लीजिएगा। आशा है आप लोग आगे बना लीजिएगा। मान चलिए एक संख्या निकलेगा 13, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 13 और 14 में गुणनखंड टूटेगा। 13 और 14 में तो एक संख्या 13 है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 14। तो 13 और 14 का योगफल कितना हो रहा है 27, और दोनों का गुणनफल 182 हो रहा है। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जो अगला प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहूंगा। आप देखिए ध्यान से इसको, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम दे, हो सकता है दो संख्याओं का, यहाँ दो संख्या ज्ञात कीजिए दिया जिनका योग 27 है, इसके जगह हो सकता है अंतर भी दे देगा। अंतर क्या दे दिया जाए, दो संख्याओं का अंतर मान चलिए 27 दे दिया जाए, तो एगो का x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 प्लस x प्लस 27। अगर अंतर का बोध हो, योग का बोध होगा तो 27 में से घटा देना है, अंतर का बोध होगा तो उसमें क्या करना है जोड़ देंगे। तो आप लोगों का आशा है तो समझ ही गए होंगे। यदि अंतर का यहाँ बोध होगा तो क्या करेंगे, x के साथ उस संख्या को जितना अंतर है उसको जोड़ देना। योग का बोध होगा तो 27 में से पहली संख्या जो x माने उसको घटा देना है। अब गुणनफल वाला टर्म तो वही देगा, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का प्रॉब्लम। क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 27। तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, दो स्टेप पे बटा हुआ है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब था लगातार, इसे पहले लिए थे हम लोग एक्सरसाइज 1 में लिए थे। क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार, यानी 3 के बाद क्या आएगा तो 4, यानी कि क्रमागत जब होगा तो एक को हमको x माना है तो दूसरे में क्या करना, क्रमागत के लिए हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। उसी प्रकार हम पहला क्या लेंगे, माना कि पहली पूर्णांक संख्या क्या होगा, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा x, तथा अगली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से वर्गों का योग 365। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365। अब देखिए इसको बीजीय रूप में आप आसानी से तोड़ सकते हैं।
वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए का मान एक्स है, बी का मान एक, ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह एक हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365 है, तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा, माइनस इस साइड हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, तो 364 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं, उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। आज हमारा क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब तो समझ गए आप, यहाँ से चाहे गुणनखंड विधि चाहे पुनर्वर्ग विधि आप इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अगले। यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि मेंसुरेशन से संबंधित प्रॉब्लम दिया है। ये द्विघात समीकरण का मेंसुरेशन पर आधारित दिया है। फिगर पे एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रॉब्लम दिया है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेप को पढ़ना है। एक स्टेप हमारा ये है, देखिए ध्यान से, एक स्टेप हमारा ये है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले एक फिगर यहाँ पर आप बनाइए। यहाँ पर एक फिगर लीजिए। जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दे तो सबसे पहले आप फिगर बना ले, ए बी, चलिए मैं ले लेता हूँ ए बी और सी, ये भुजा का नाम ले लिया। क्या कहता है, ऊंचाई और ऊंचाई उसके आधार, यानी दो का बोध हो रहा है, ऊंचाई और आधार, यानी कि 3 भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, लंब, आधार और कर्ण। तो ऊंचाई दिया है, आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो कर्ण का मान तो यहाँ 13 दे दिया है, 13, चलिए 13 सेंटीमीटर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये कर्ण हमारा ये है, कर्ण हमने लिख लिया, कर्ण का मान हमें पता चल गया, कर्ण दिया हुआ है। कहता ऊंचाई और आधार। तो आप देखिए यहाँ पर आधार और ऊंचाई में से किसी एक को आप पहले सपोज दैट एक्स मानना है, क्योंकि यहाँ दोनों अज्ञात रूप से है। चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को क्या मान लेना है, एक्स। मान चलिए यहाँ हम क्या मान लिए, यदि इसको आप एक्स मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये आधार हो गया, आधार हो गया इस कोण के लिए। तो आधार अगर हम इसको ले लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई तो ऊंचाई में देखिए यहाँ पर ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर ये क्या है, कम है, यानी कि x माइनस ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लेते हैं, यहां लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार x है तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसका x माइनस 7 सेंटीमीटर है। एवं क्या दिया है, कर्ण दिया हुआ है, एवं कर्ण 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 नहीं है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है जो है, यानी कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो है स्क्वायर, या आप इसको विलोम के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि लंब और आधार के वर्गों का योग जो होता है उसके बड़ी भुजा के समकोण बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वैसे 10th में आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, सॉरी ट्रायंगल चैप्टर में आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रायंगल चैप्टर में आप 10th में ट्रायंगल चैप्टर में आप लोग ये सब चीज जो है पढ़ेंगे, त्रिभुज में 6.5 में। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, लंब का वैल्यू कितना हो जाता है, x माइनस 7 की स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाता है, x का स्क्वायर, तो आधार की वैल्यू x है, और बराबर कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर कई बार मैंने बताया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इस पे आप इसको आप इस पर तोड़ सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, ये फार्मूला आप इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम,
अब देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब इसको द्विघात समीकरण पे आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कितना हो जाए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इस साइड लाएगा तो इक्वल टू 0, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये घटने के बाद क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हमारा ये क्या हो गया इक्वेशन हो गया, हमारा ये समीकरण हो गया। आप यहाँ से आगे आप बना भी सकते हैं। चलिए अब एक बात और मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब को एक तरीका से अलग तरीका से मैं इसी को मैं बता रहा हूँ, जो एक अलग पैटर्न से कैसे इसको बना सकते हैं, यहाँ पर बीज रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे यहाँ से आगे हमें बता रहा हूँ। चलिए यहाँ से आगे मैं सारा चीज इसी प्रकार लिखना है। अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ देखिए ध्यान से, ये दो बात मैं यहाँ चेंज करूंगा। यहाँ देखिए यदि आप इनमें से ऊंचाई और आधार में से यदि आप ऊंचाई को x मान लेते हैं, देखिए यदि आप ऊंचाई को x मान लेते हैं तो आधार क्या कहता है, ऊंचाई यदि x मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से 7 कम है तो इसका मतलब ये x है, तो इसका मतलब क्या होगा कम ये है, तो इसका मतलब उसमें क्या करना है 7 जोड़ दे सकते हैं आप, इसमें x प्लस 7 जोड़ भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये तब आपकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 7, ये ऊंचाई आप अगर यहाँ पर क्या मान लेना, ऊंचाई को अगर x मान ले देंगे आप, ऊंचाई और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा x प्लस 7। तो आप यहाँ पर ऊंचाई को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आधार का x प्लस 7 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। आप इसको इस पे भी बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आप देखिए इसको 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इसे लाने के बाद इधर 0 लिख सकते हैं और x कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x, इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा ये आपको हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, इधर में लाऊं तो इसको ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले सकते हो 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप समीकरण को इसे भी कन्वर्ट करके आप इसको बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है निर्माण से संबंधित प्रॉब्लम है, उद्योग से संबंधित प्रॉब्लम है और इसमें खास करके इस प्रॉब्लम पर दो बातों पर हमें गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक दिन में कुछ बर्तन कोई भी संख्या कुछ संख्या में बर्तन का निर्माण करता है, मतलब कुछ संख्या का मतलब समझ ही गए होंगे, यानी एक दिन में मान लीजिए 50 बर्तन बनाता है या 100 बर्तन बनाता है, कुछ संख्या में बर्तन निर्माण करता है और कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुछ बर्तन का मतलब समझ गए ना, बर्तन की संख्या, यहाँ अज्ञात राशि x है, यहाँ कुछ जहाँ हम बताए तो अज्ञात राशि को x मानना है, यहाँ मान चलिए क्या मान लेना है, यहाँ x मानना। फिर आगे पढ़ते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के मतलब एक बर्तन का जो निर्माण लागत होता है, यानी एक बर्तन का जो निर्माण लागत होता है, निर्माण करने में जो खर्च होता है वो बर्तन की दुगुने से 3 अधिक, बर्तन की संख्या में दुगुने से 3 अधिक कर देते तो क्या हो जाता है, वह एक बर्तन का निर्माण लागत होता है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ के स्टेप तक पहले बना लेते, फिर यहाँ का स्टेप को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या मानना है, अज्ञात राशि यहाँ क्या है, बर्तन की संख्या है ना। तो माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है तथा निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत तथा एक बर्तन का यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या x है तथा एक बर्तन
लागत जो है, जो बर्तन की जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक जो है जो निर्माण करता है उसमें प्रत्येक शब्द का मतलब होता है एक, प्रत्येक शब्द का मतलब होता है एक पर जो लागत खर्च हो रहा है वह लागत खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, प्रत्येक नग पर जो डिजाइन करने पर लागत खर्च जो हो रहा है वह बर्तन की संख्या के, उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से, बर्तन दुगुना यहाँ है, संख्या x है तो दुगुना क्या हो जाएगा 2x से 3 अधिक है, 3 से अधिक है, अधिक का मतलब +3 होगा, हमने बताए थे अधिक शब्द का जब बोलोगे तो प्लस, कम शब्द का मतलब हो तो माइनस, तो अधिक लागत इतना यानी कि रुपया हो गया है। तो अब देखिए, तो अब हम तो अब प्रश्न से क्या देखते हैं, क्या कहता है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यानी कि बर्तन की संख्या, मान चलिए एक बर्तन पे 2 रुपया खर्च हुआ और एक बर्तन पे 2 रुपया खर्च हुआ, मान लीजिए भर दिन में 50 बर्तन बना तो 50 × 2 लिखिएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, एक बर्तन का 2 रुपया खर्च, एक बर्तन का निर्माण का खर्च कितना 2 रुपया, तो एक दिन में 50 बर्तन होंगे तो 50 × 2 लिखेंगे। उसी प्रकार कहता है यानी कि कुल निर्माण कितना हो जाता है 100 रुपया, तो क्या दिया है, कुल निर्माण लागत 90 रुपया, इसका मतलब जो हमको बर्तन की संख्या निकल गया, एक बर्तन का निर्माण लागत हो गया है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 90 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी वही काम करते हैं। चलिए x गुनी 2x + 3 = कितना हो जाएगा 90 रुपया। अब देखिए आगे हम क्या करने जा रहे हैं, 2 इसको गुना कर देना है +3, अगर इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 = 0। अब यहाँ से आप लोग तो अपने जानते ही होंगे, आप खुद इसके मामले में उस्ताद हैं ही और खुद आप इसके विषय में जानकारी है ही आप, और यहाँ से आप चाहे गुणनखंड विधि से बनाए, चाहे द्विघात समीकरण सूत्र विधि से बनाए, चाहे पूर्णवर्ग विधि से बनाए, वो आपके हाथों में, आप जो खुद जानते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा क्लास आज यही समाप्त हो रहा है। अगला जो हम लोग लेंगे, अगले बार जो आएंगे तो अगला चैप्टर के साथ रहेंगे। तो देखिए मैं एक बात जरूर कहूँगा आपको, मैं आपको गणित सिखाने आया हूँ, ना कि आप गणित। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पर। आपको डिपेंडेंट नहीं होना, आपको गणित मुझे सिखाना, आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गणित जरूर सिखाऊंगा। और आप बट एक बात आपको जरूर कहेंगे, थ्योरिकल पे जोर दे, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पे आप जोर दे, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को पर ध्यान दे, और पहले एग्जाम्पल को आप बनाए बुक का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को बनाए। अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना ही नहीं, आपको क्लास लेवल का ही नहीं पढ़ाऊंगा, और कुछ ऐसे जो आज जो मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, तो मैं उन सारे सभी के लिए, दोस्तों सबके लिए भी मैं खास करके जो है कंपटीशन का भी प्रॉब्लम लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी क्लास कर ले रहा हूँ, जो लॉकडाउन के पीरियड के बाद मैं कंपटीशन के बच्चे के लिए भी और कंपटीशन वाले के लिए भी मैं जो है मैथमेटिक्स का मैं और साइंस का मैं आपको लोगों को प्रॉब्लम के साथ साथ और साइंस का लेक्चर के साथ साथ जो न्यूमेरिकल हो आएंगे अंकीय प्रश्न, उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आज मेरा क्लास यही एंड होता है, और आप लोग से मैं एक बात तो जरूर बताऊंगा, जो आप लोग मेरे क्लास को तो देख जरूर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कर दीजिएगा ये काम, नहीं लगे तो इसमें कोई दबाव की बात नहीं है, आप पे डिपेंड पड़ता है। चलिए आज के आपने इतना समय दिया, यही इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।